गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, इसमें हम लोग शुरू करते हैं आज कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या होती है और किस तरह से रियल एनालिसिस होने के बावजूद हमें कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ी। क्या रियल से काम नहीं चल पाया या रियल की क्या कमियां थी कि कॉम्प्लेक्स पे जाना पड़ा, ऐसा समझिए। तो सबसे पहले मैं बातचीत इसमें जो करूंगा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हुआ, पूरा जो पेपर हुआ, हम लोगों ने जो छोटी क्लासेज में पढ़ा होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा है। और ठीक है, हम हमेशा पहले नंबर से ही शुरू करते हैं और फिर फंक्शंस पे जाएंगे। शुरुआत करते हैं कि आखिर कौन सी किताबें आप फॉलो करें तो बढ़िया रहेगा। तो एक तो कल मैंने आप लोगों को भेजी हुई थी, चर्चिल एंड ब्राउन है या ब्राउन एंड चर्चिल, ये किताब थी, आपने देखा भी होगा। और एक ये भी अच्छी किताब है, एस पोन्नुस्वामी सर की। एक ये किताब पिछले कुछ सालों में काफी चर्चित रही है, स्टेन एंड सटार्ची। अच्छी किताबों में से एक है। जो परंपरागत हमारी किताबें हैं उसमें कॉन्वे की किताब काफी अच्छी मानी जाती है, और जो क्लासिक बुक मानी जाती है एल्फोर्स, मेरे ख्याल से स्पेलिंग में एल्फोर्स है सर। ये कुछ अच्छी किताबें हैं, और भी किताबों की लिस्ट बहुत है, कॉम्प्लेक्स पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है। तो आप कोई भी एक किताब पकड़ें और उसको अच्छे तरीके से सीखें। स्टेन एंड सटार्ची का इंडियन वर्जन भी अब तो लो प्राइस एडिशन है आपके पास। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स में एक दो किताबें हर एक में आपके पास होनी चाहिए। तो इनमें से और कुछ और भी नाम होंगे, आप किसी भी एक को फॉलो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि इसे पढ़ें क्यों, कॉम्प्लेक्स को। आखिर अगर मैं R2 कर लूं, हम लोग कई बार R2 पे बात करते हैं, और जब R2 में बात करते हैं तो एक ये है, एक को एक्स एक्सिस नाम देते हैं, एक को वाई, दोनों होती रियल लाइन ही है। और R2 में जब भी कोई पॉइंट लेते हैं हम, सपोज x1 कॉमा x2 ले लिया मैंने, तो वो प्लेन में कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, और बीच की बाउंड्री में भी हो सकता है। तो फिर क्यों ना इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन माना जाए। क्या R2 ही C है, या सी कोई अलग चीज है? क्योंकि अगर ऐसा है तो हम लोग Rn तक पढ़ चुके हैं लीनियर अलजेब्रा में, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे बीएससी फाइनल में जब हम बात करते हैं तो टू डायमेंशनल R2 हो जाएगा। तो तब मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि R2 अगर सी के बराबर ही है तो Rn तक तो हम सब पढ़ ही रहे होते हैं कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल में। तो सवाल यही है, क्या R2 ही सी है या सी कुछ और होता है? आप लोगों की सर कोई। आर टू में ऑर्डर पेयर का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होता, सी में होता है। हम्म। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में और R2 में जो अंतर है, R2 जो है वेक्टर स्पेस भी बनाएगा, ओवर R ले लेंगे हम, तो ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। अगर ये वेक्टर स्पेस बनाएगा तो दो वेक्टर्स का ऐसे प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होता। हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उन्होंने देखा था। कॉम्प्लेक्स में बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सभी जानते हैं Z1 into Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो प्रोडक्ट डिफाइन है। तो एक तो ये बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस देता है। दूसरा, जो एडिशन की अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन में, तो दोनों सेम बिहेवियर करते हैं। अगर आप जोड़ें तो जोड़ते समय दोनों का बिहेवियर सेम ही रहता है।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी, और दो ऑर्डर्ड पेयर ले लें अगर R2 में, उनको भी तो सेम तरीके से जोड़ते हैं। तो एडिशन में तो आप कह सकते हैं कि दोनों जो है आइसोमॉर्फिक है। अगर आप R2 को एडिशन के साथ लें तो फिर दोनों का बिहेवियर उस समय एक जैसा ही होता है, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन लें तो R2 का बिहेवियर अलग है, C का बिहेवियर अलग है, ये एक सामान्य बात है। दूसरी बात यह आती है बच्चों इसमें कि आखिर और भी एडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स में आपके पास बहुत एडवांटेज है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, रियल लाइन है और अगर यहां पर एक पॉइंट है ए, अगर इसमें कहीं पर भी एक भी पॉइंट हटा दिया जाए रियल लाइन पर, जैसे यहां पर हटाता हूं, तो अब आप देखिए पाथ डिस्कनेक्टेड हो गया। अब आप राइट साइड से आ ही नहीं पाएंगे इधर से, क्योंकि एक पॉइंट बीच में गायब कर दिया आपने। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप पर एक पॉइंट पे आने के अनकाउंटेबल तरीके हैं, कोई एक पाथ नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर आप कॉम्प्लेक्स में सोचना शुरू करेंगे तो आपको रियल के मुकाबले एडवांटेज ये भी लगेगा कि अच्छा ये भी एक एडवांटेज है। एक चीज हम लोगों ने रियल में पढ़ी है, अगर कोई कन्वर्जेंट है सीरीज, हम कन्वर्ज ही करते हुए मानेंगे, तो टेलर एक्सपेंशन होता था बच्चों। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन पे कहें तो मैक्लॉरेन भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, एक्स एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश जीरो, एफ एफ प्राइम जीरो बोलते हैं इसको, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल प्राइम जीरो एंड सो ऑन, ये है। लेकिन हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं, अगर एक कोई बाउंडेड हो और उसके साथ ये वाला ले लिया जाए, दूसरा पार्ट बाउंडेड हो, ऐसा जो बाउंडेड हो, ऐसा फंक्शन अगर आप ले लेंगे तो एक्स जब भी आप लेंगे ना, जीरो पे भी लेंगे, ई टी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो की ओर जाएगी, तो ये हमेशा जीरो पे चले जाएगा बच्चों। एफ जीरो भी जीरो होगा, एफ प्राइम एट जीरो भी जीरो होगा एंड सो ऑन, ये सभी जीरो आ जाएंगे। अगर ये सभी जीरो आएंगे तो आप टेलर एक्सपेंशन तो कर ही नहीं पाएंगे। ये रियल की बड़ी दिक्कत है। कॉम्प्लेक्स में हम एक दूसरे कंसेप्ट पे जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको, एनालिटिक फंक्शंस पे हम जाएंगे। मैं बताऊंगा एनालिटिक क्या होता है, और आप देखेंगे एनालिटिक जब भी है फंक्शन, ये गारंटी है कि उसका टेलर एक्सपेंशन मिलेगा। ये बहुत बड़ी सफलता है रियल के मुकाबले, रियल के मुकाबले बड़ी सफलता है, मैं फिर कह रहा हूं। अब यहां पर एक और फायदा जैसे हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स में, एक तो मैंने ये बताया बच्चों, रियल में एक बात और आती है कई बार। जैसे कोई फंक्शन है रियल नंबर्स में, y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, पता नहीं y डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिफरेंशिएबल। सपोज y डिफरेंशिएबल है, तो आपने डिफरेंशिएट किया और f प्राइम एक्स आ गया। अब पता नहीं f प्राइम एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो आप इसका दो बार कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन हर स्टेप पर आपके पास एक ही परेशानी होगी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आगे को डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, पता नहीं, हो भी सकता है नहीं। बच्चों एनालिटिक में बड़ा जबरदस्त एडवांटेज है, अगर एफ जेड एनालिटिक है तो इसके आगे के जितने डेरिवेटिव हैं, एफ प्राइम जेड, एफ डबल प्राइम जेड एंड सो ऑन, ये सब गारंटी है एनालिटिक होंगे। मतलब एनालिटिक होना बहुत जबरदस्त कंडीशन है। तो पहले तो हम एनालिटिक समझेंगे इस यहाँ, और फिर हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स में क्या क्या एडवांटेज है। तीन एडवांटेज आप हमेशा याद रखिए, किसी भी इंटरव्यू में अगर आप कहीं जाते हैं और कोई पूछे कि आर में और सी में
आप क्या पसंद करेंगे, किस में काम करना, तो आप कहिए सी में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो ऑब्वियस है वो पूछेंगे ऐसा क्यों, कॉम्प्लेक्स में क्या एडवांटेज हैं। तो आप बताइए कि कॉम्प्लेक्स में तीन एडवांटेज तो हमेशा स्पष्ट सामने दिखते हैं। पहला, क्या क्या बताया, आप ही लोग बताएंगे तीनों, कैसा रहेगा। एक एक बताओ यार कोई, तीनों बता दिए हैं आप तो। कोई नहीं। सर कॉम्प्लेक्स हम्म। सर कॉम्प्लेक्स में ऑर्डर पेयर का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है। और अगर रियल लाइन में अगर हम एक पॉइंट हटा देते तो पाथ डिस्कनेक्टेड हो जाता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक पॉइंट पे आने के लिए इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं। हम्म। और तीसरा, अगर हम टेलर एक्सपेंशन सीरीज देखें तो रियल में अगर एक फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है तो उसका हम टेलर एक्सपेंशन लिख सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे एक काउंटर है जिसका इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मगर उसके एफ डैश एक्स हमेशा जीरो ही आ रहे हैं, एफ डैश जीरो हम्म। हमेशा जीरो आ रहे हैं, इसलिए हम इसका टेलर एक्सपेंशन नहीं लिख सकते। हम्म। एनालिटिक में गारंटी है टेलर एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, और लास्ट सबसे ऊपर जो मैंने बताया लेफ्ट में, फंक्शन अगर कोई डिफरेंशिएबल है, आपने उसको डिफरेंशिएट कर भी दिया एक बार, तो अब जो आया वो आगे को डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और ये प्रॉब्लम रियल फंक्शंस में हर स्टेप पर आती है। आपने कहा कि ये 5 बार डिफरेंशिएबल है, तो ठीक है चलो 5 बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब जो आया आउटपुट हो सकता है वो छठी बार डिफरेंशिएबल ना हो भी सकता है, नहीं भी, कुछ नहीं कह सकते। तो रियल फंक्शंस इस मामले में बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स में एनालिटिक हमारे पास एक शानदार टूल आएगा, और आप देखेंगे अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसके आगे के खानदान के जितने डेरिवेटिव हैं सबके सब एनालिटिक होंगे। ये चीजें बहुत ही इजी हो जाती हैं। तो कुछ एडवांटेजेस बता पाया मैं आप लोगों को, बाकी लोगों को भी समझ में आया। यस सर। चलिए, ये तो यस एक सर। शुरुआती आकर्षण बनाने की कोशिश है कि यार शुरुआत में किसी को कैसे अट्रैक्ट करोगे, कि कॉम्प्लेक्स क्यों पढ़े हम जब रियल हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये समझाया कि दोनों में अंतर है, आप ऐसा मत सोचिए। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में और रियल में डिफरेंस देखिए। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, साइन स्क्वायर एक्स ही है ना, तो ये तो आप मानेंगे कि स्क्वायर है रियल नंबर का, तो निगेटिव नहीं हो सकता। ये तो क्रॉस के लिए भी हुआ ऐसा। ठीक है, तो यहां पर आप गौर करिएगा, साइन और क्रॉस दोनों बाउंडेड फंक्शन हो गए, दोनों के अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल रहे हैं। आप तय कर रहे हैं, क्योंकि अगर साइन 1 से बड़ा हो जाएगा तो क्रॉस को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्रॉस स्क्वायर को। और क्योंकि दोनों ही स्क्वायर हैं तो नेगेटिव कोई भी नहीं हो सकता, तो दोनों 0 से 1 के बीच हैं। तो जब रियल में ये आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि अच्छा दोनों बाउंडेड है। लेकिन बच्चों जब हम इसी बात को कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं, साइन स्क्वायर जेड प्लस क्रॉस स्क्वायर जेड, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर साइन और जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उनकी वैल्यूज भी कॉम्प्लेक्स ही आएंगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है ना, क्यों भाई। अगर मेरे पास जेड इक्वल टू 2i है तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर -4। माइनस। तो नेगेटिव आया ना, स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। तो आप साइन स्क्वायर और क्रॉस स्क्वायर के लिए जो ये लेफ्ट में लगा रहे थे ना, ये वाला नहीं लगा पाएंगे अब यहाँ। ऐसा हो सकता है या नहीं कि साइन स्क्वायर जेड 2024 हो और क्रॉस स्क्वायर जेड -2023 हो और सम 1 आ जाए। हाँ ये सर हो सकता है, बाउंडेड नहीं होगा। बाउंडेडनेस की साइंस दिक्कत का है। जो 2024 कैसे हो सकता है? हम्म।
साइन जेड और क्रॉस जेड में आगे हम बात करेंगे तो आपको रियलाइज कराएंगे यहाँ कि जेड में और उसमें अंतर है, एक्स में काफी बड़ा अंतर है। ये बाउंडेड हो जरूरी नहीं है, ये अनबाउंडेड भी हो सकते हैं। तो कई लोगों को ये लगता है जब बीएससी में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं कि एक्स टी जो जेड लिख दो वही सारे फॉर्मूले कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तो मैं उनको ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में परसेप्शन पूरा बदल जाता है। केवल एक्स टी जो जेड ही नहीं आता, बहुत कुछ बदलता है। आप माइनस के लिए कोई गारंटी नहीं ले सकते, लोअर बाउंड मिलेगा ही नहीं ना, इसलिए हो सकता है। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको महसूस होगा अच्छा हमारी जो आइडेंटिटीज हमने अभी तक जो पढ़ी थी और जो अब हम आगे पढ़ेंगे, साइन जेड और क्रॉस जेड बाउंडेड हो जरूरी नहीं है बच्चों। यही तो खास बात है। तो इसी को तो पढ़ना भी है। साइन एक्स और साइन जेड दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप जहां साइन देखें हमेशा ये बाउंडेड हो कहें तो ये डाउटफुल है, रियल में ठीक है। ये सब मैं अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी अभी शुरू नहीं किया पढ़ाना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ इसमें सभी जितने बीएससी के बच्चे होंगे वो भी समझ पा रहे होंगे कि अच्छा अंतर तो है यार कुछ दोनों में। अब वो अंतर किस लेवल पे है इसको समझते हैं। तो बच्चों जब हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं तो z इक्वल टू हम ऐसे लिख देते हैं इसको x प्लस आयोटा वाई। और जहां मजेदार स्थिति है कि x और y रियल नंबर होते हैं और आयोटा रूट अंडर रूट -1 है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हो। और एडिशन के लिए यूज करते समय आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं एक्स ट्रॉमा वाई में। एडिशन यू हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, बस ये है। तो कई बार हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो मेरे ख्याल से आपको मालूम ही हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ध्यान दीजिएगा कंजुगेट एक शब्द होता है, आपने पढ़ा होगा कि इसका कंजुगेट लेते हैं। तो सिंपल अर्थों में कंजुगेट क्या होता है उसको समझते हैं। ये एक्स है या वाई है, ये एक पॉइंट है, सपोज इस ये जेड है। तो ऑब्वियस है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर मान लूं तो पी की जो इमेज बनेगी क्यू, अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स ट्रोमा वाई ले लें आप ऑर्डर पेयर में, तो आप मुझे बता सकते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक्स एक्सिस को मिरर माना गया है, -1 एक्स ट्रोमा -1, इसी को जेड बार कहते हैं। तो इफ जेड अगर आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई जो हो जाएगा। मतलब आप समझिए इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बस आप इसको याद रखिए, इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हम लोग इसको कंजुगेट लेना है, तो इसको जेड जेड प्राइम से कहा गया है। अच्छा, तो जेड और जेड बार कितना होगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, ये जेड है ये जेड बार है, दोनों को कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप लोग जानते होंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। तो ये दूरी ये वाली आ जाएगी ओ से पी तक की दूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो ये ओपी जो दूरी है उसका स्क्वायर है। और मजेदार यह है कि ओ से क्यू तक की दूरी भी इतनी होनी है। ओरिजिन से दूरी को ही मॉड्यूलस कहते हैं बच्चों। जो मॉड्यूलस है ना, मॉड, वो ओरिजिन से दूरी ही है। मॉड ऑफ जेड अगर आप कह रहे हैं कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, किसका, जब जेड क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार ये है। तो वो देखिए ये दूरी का फॉर्मूला है, ये अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का। किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से जो दूरी है दैट इज कॉल्ड मॉड ऑफ जेड। और अच्छा करना हो तो ये ऐसे कर सकते हैं
जेड और इसके बीच की दूरी ऐसे लिखते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है, या मॉड ऑफ जेड बार का स्क्वायर है? ऊपर लिख सकते हैं ऐसा। तो सभी लोग यस सर। समझिएगा, मॉड जेड स्क्वायर कभी भी कहा जाए तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, मॉड हट जाएगा। मॉड को हटाना बहुत जरूरी है। एक तो ये बात समझ में आई हम लोगों को कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, रियल नंबर का मॉड भी वही होता है। मॉड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, बस सीधी बात ये है। तो इसीलिए मॉड रियल लाइन पर चलते हैं तो मॉड ऑफ एक्स अगर 1 है तो एक्स प्लस माइनस 1 इसीलिए लेते हैं कि या तो 1 दूरी पर राइट साइड में होगा या 1 दूरी पर लेफ्ट साइड में होगा, इसलिए -1 लिखा होगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में चारों तरफ घूमना होगा। तो कॉम्प्लेक्स में मॉड ऑफ जेड आपको एक सर्कल जैसा बना के दे देता है। देखो बच्चों, ये रियल लाइन है, ये ओरिजिन है, तो वहां पर मॉड का मतलब इतनी दूरी पर या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। लेकिन प्लेन में उतनी दूरी पर अगर आप बात करेंगे, ये मॉड ऑफ जेड है, तो इतनी दूरी पर तो सर्कल बन जाएगा पूरा। क्या मैं समझा पाया आपको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप नंबरिंग अपने हिसाब से करते रहिए। आप ये बताइए, जेड प्लस जेड बार क्या आएगा? प्योरली रियल होगा या नहीं? यस सर। ये इन जनरल भी सही है। कभी एक बड़ा सा फंक्शन आ जाए और उसका कंजुगेट आ जाए और आपसे पूछा जाए क्या आएगा, और अंदर बहुत भारी भरकम मटेरियल लिखा है, कोई टेंशन नहीं। कोई भी चीज हो और उसका कंजुगेट हो तो प्योरली रियल ही होगा, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सप्रेशन आते हैं फिर परेशान करते हैं। अगर आप जेड माइनस जेड बार करेंगे तो इसका रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी लिखना था, जेड माइनस जेड बार। आप सिंपल नंबरों से समझ लीजिए, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई जेड बार लिखिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो प्योरली इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, जेड प्लस जेड बार, Z1 प्लस Z2 करते बार, और Z1 बार प्लस Z2 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दो नंबर है Z1 और Z2, लेफ्ट साइड में आपने पहले उन्हें जोड़ दिया फिर कंजुगेट लिया, राइट में पहले दोनों का कंजुगेट लिया और फिर जोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कंजुगेट लेना और ऐड करना कम्यूटेटिव हो गए। तो ये काम सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, मैं इनके प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट में Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, Z1 अपॉन Z2 बार इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। Z2 इज नॉन जीरो। ये एलिमेंट्री चीजें हैं बच्चों, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। जो अब बताने लायक चीज है वो है पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो पोलर में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। पोलर फॉर्म में अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है जेड, तो नॉर्मली ये एक्स और ये वाई हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। तो जो जेड होगा वो एक्स प्लस आयोटा वाई या एक्स ट्रोमा वाई हम लोग लिखते हैं। अब इसमें देखिए, एक्स की जगह पर हम लोग ओ से पी तक की दूरी को आर मान लेते हैं। पोलर फॉर्म का हम लोग आर और थीटा में, तो आप इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में देखिएगा, आपको खुद महसूस होगा एक्स जो होगा वो आर क्रॉस थीटा होगा
और वाई जो होगा वो आर साइन थीटा होगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। तो जो आर है इसका मतलब वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन हमने इसी को तो मॉड ऑफ जेड लिखा था, तो ये हो गया। और दूसरा टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब यहां से नया शुरू होगा। थीटा कितना आएगा इस पे बात करते हैं। टेन थीटा तो थीटा वाई अपॉन एक्स है, थीटा हमेशा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स नहीं आएगा बच्चों। तो फिर थीटा क्या आएगा इस पे बातचीत करते हैं। यहां तक नोट कर लिया है आप लोगों ने? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो इसमें चार केस बनाइएगा। केस फर्स्ट, अगर आपके पास थीटा 0 से पाई/2 के बीच है, तो फिर ये ठीक है, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स है, तो थीटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है। और थीटा को ही हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरा नहीं लिखते हम, आर्ग्यूमेंट पूरा नहीं लिखते, शॉर्ट में लिखते हैं। कई किताबों में एम्पलीट्यूड भी लिखा होता है, लेकिन हम पहले वाले को पसंद करेंगे। तो थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे अब आर्ग्यूमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है, वही जो आप थीटा समझ रहे हैं। रेडियल जो एक्सिस है आपकी वो कितना बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। लेकिन अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हुए तो, अगर ये यहां पर है, सपोज ये पॉइंट पी यहां पर आया सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी तो फर्स्ट था पहले, तो प्लीज आप देखिएगा थीटा ये है, ये अल्फा है मान लो। आपके पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थीटा प्लस अल्फा आपके पास आया है पाई, तो जो थीटा है वो हो गया पाई माइनस अल्फा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दूरी अभी भी आर है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है सेकंड में। तो जो आर्ग्यूमेंट होगा आपका वो पाई माइनस अल्फा, राइट एंगल ट्राइंगल में निकालेंगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन मॉड एक्स आएगा। जरा देख लीजिए आएगा या नहीं आएगा, ट्राइंगल देखिए। ये जो ओ एक्स एक्सिस है इसको मॉड ऑफ एक्स लिखना चाहिए या नहीं, दूरी। यस सर। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ये मॉड एक्स होनी चाहिए ना ये दूरी तो, नहीं तो ट्राइंगल की जो साइड है आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, लोगों ने ऐसे कहा होगा कि इसको आई मान लो, इसको माइनस आई मान लो और ये जीरो हो जाएगा, पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है। कई लोगों ने ऐसे कहा होगा आपसे, ऐसा सुना है? नहीं ऐसा या क्या? और वन ले लो मतलब, आई आयोटा और वन। अरे भाई ऐसा सुना है नहीं सुना है? नो। तो अब देख लो क्या गलती है। Sir, I is not real number. हम्म, उससे क्या कहना चाह रहे हो फिर? सर पाइथागोरस सिर्फ रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट। हम्म सर पाइथागोरस सिर्फ रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही और समझते हैं। सर ये हाइपोटेन्यूज जीरो भी नहीं हो सकती है। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन आयोटा कोई दूरी है ही नहीं ना हम्म। बच्चों। जेड के मामले में एक चीज और जो शुरू में कॉम्प्लेक्स और रियल में बतानी चाहिए वो मेरे दिमाग से उसमें मिस हो गई। अब इतनी सारी चीजें चलती हैं, आप रियल नंबर में ये जानते हो, टू और थ्री में आप ये कह सकते हो कि टू छोटा होता है थ्री से, ये ऑर्डर रिलेशन कहते हैं इसको।
लेकिन आप Z1 और Z2 में ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कहेंगे तो नॉनसेंस हो जाएगा। मतलब 1 + i और 7 + 8i, आप कहें कि ये 7 + 8i बड़ा होगा, तो आप नॉनसेंस बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ा छोटा जैसा कुछ नहीं होता। ऑर्डर रिलेशन नहीं लगते कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन मॉड लोगे तो लगेगा। लेकिन जब मॉड ले लेते हो आप कॉम्प्लेक्स का, तो वो रियल नंबर बन जाता है, और रियल में तो लगेगा ही ऑर्डर रिलेशन। तो आयोटा जो दूरी है ना, उसका कोई सेंस नहीं है। आपको मॉड आई लेना चाहिए, तो फिर मॉड 1 हो जाएगा आयोटा का भी। ये खाली वैसे परेशान करने के लिए लोग पूछते हैं, तो मैंने भी पूछ लिया। आपको समझ में आया मॉड एक्स क्यों लिया? यस सर। तो कभी भी बच्चों, अगर कोई भी याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका आर्गुमेंट पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड एक्स ऐसे निकलेगा। थर्ड, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपने टेन इनवर्स एक्स मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, वहां जरूर जाइएगा। तो हम ये जो थर्ड में जा रहे हैं, और सपोज इस पॉइंट पर हैं, तो हम पाई से ज्यादा जा रहे हैं, तो हम इस तरीके से नहीं जाएंगे। अब आपने इसको डिटेल में समझना है तो मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले फंक्शंस पे जरूर जाइए। आप इधर से जाएंगे तो इसको -पाई कहेंगे, उधर से आएंगे तो इसको +पाई कहेंगे, होगा ये 80। तो हम -पाई, और फिर वापस जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। आप लोग आप देखिएगा कहीं पर भी एंगल जब लेना हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, पॉजिटिव एंड। तो ये आप इधर का चल रहे हैं तो सपोज ये अल्फा है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में दिक्कत ये आती है कि इसमें एक्स भी नेगेटिव होता है तो मॉड एक्स, वाई भी नेगेटिव होता है मॉड वाई। तो अब आप जरा आर्ग्यूमेंट पे ध्यान दीजिए। जो आर्ग्यूमेंट है आपको -पाई, पहले -पाई पे जाइए क्लॉकवाइज, और फिर प्लस अल्फा पे आइए, तो आपको समझ में आ जाएगा। -पाई प्लस अल्फा का मतलब यहाँ टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स। तो अगर आपके पास कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो उसका आर्ग्यूमेंट ऐसे निकाला जाता है, -पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, चौथा, केस फोर्थ। Z=, अगर चौथे में ले लें आप, सपोज यहाँ इधर ले लिया आपने, तो ठीक है। आप एक्स एक्सिस से ऐसे क्लॉकवाइज ही गए तो ये -अल्फा होगा। तो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो -अल्फा होगा। अगर ये P है तो x तो ठीक है एक्स एक्सिस में, y जो होगा वो मॉड y लेना पड़ेगा क्योंकि y नेगेटिव हो जाएगा नहीं तो आर्ग्यूमेंट z -अल्फा का मतलब हो जाएगा टेन इनवर्स मॉड y अपॉन एक्स। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप इस तरह से निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। तो चारों क्वाड्रेंट में हमने आर्ग्यूमेंट निकाल दिया। उसके बाद केस फिफ्थ, इफ z इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहीं पर, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो 0 होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ z इज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? आप ही लोग बताओ फिर अब। पाई/2। हाँ, नेक्स्ट, इफ z इज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस सभी लोग जानते होंगे क्या समझाना है उसमें। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? पाई, -पाई भी ले सकते हैं, एन पाई ले लेते हैं। इफ जेड इज ऑन
नेगेटिव वाई एक्सिस -5/2। तो आर्ग्यूमेंट -5/2। देखिए मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, अगर एक्स एक्सिस में ही है तो एक्स एक्सिस से 0 बना रहा है, वाई पॉजिटिव वाई में है तो π/2 बना रहा है, नेगेटिव वाई में है तो -π/2 बना रहा है, और एक्स एक्सिस में अपोजिट साइड है तो -π या +π दोनों ले सकते थे, तो -π ले लिया, +π ले लिया। अब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में चारों क्वाड्रेंट में कहां पर अगर कोई नंबर होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं ये बताया मैंने, चारों बाउंड्री पे हो जाए ये बताया। अब कौन सा पॉइंट रह गया जिसका आर्ग्यूमेंट नहीं निकाला मैंने अभी तक? सर Origin. 0 ओरिजिन। बिल्कुल, ओरिजिन। हाँ ओरिजिन रह गया बच्चों। अब आप मुझे बताओ यार, ओरिजिन जो हुआ z = 0 + i/0, क्या इसका आर्ग्यूमेंट निकाला जा सकता है? नो सर। नहीं, नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल सही बात है। हम्म, नहीं निकाला जा सकता। तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट बताइए जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है, अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं किसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है। उम्मीद है एलिमेंट्री चीजें थी, समझ में आया होगा आप लोगों को यहां तक। किसी को कोई दिक्कत आई? नो सर। जो फाइनल वाले हैं बीएससी के बच्चे, वो उन्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर, आया। जी सर। इनके मैं एग्जाम्पल कराऊंगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, इसका टाइम ओवर हो रहा है इसलिए अभी नहीं करा पाऊंगा।